नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज हम लोग पेट में जो ग्राफ एंड टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं उनकी ऐसी ट्रिक, ऐसे आपको मेथड बताऊंगी कि ग्राफ एंड टेबल का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट डे से, जब से मैं पेट पढ़ा रही हूँ तब से आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग ग्राफ, टेबल और एक अपठित गद्यांश है वो 30 अंक आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं कि पेपर में आपकी वो 30 में से मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आपको उसके बाद 70 में से देखना है अपने मार्क्स। तो हम लोग दोस्तों देखिए ग्राफ एंड टेबल्स के कई क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में पड़े, वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप में से कई लोग फोटो खींच के मुझे मैसेज करते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, इसका मतलब अभी भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप इन सबको पढ़ लेंगे जब, तो ग्राफ एंड टेबल का कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है शायद आप लोग अभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए हैं कि क्या होता है। देखिए ग्राफ ये दिए हुए हैं आपको 3-4 तरह के। ठीक है, पहला ग्राफ जो दिख रहा है दोस्तों वो है हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ में क्या होता है, ऐसे लाइन जैसे बना रहेगा। और यहाँ पे आपको बता दूं ये दिया हुआ है, ये हम जो समझ रहे हैं, ये नीचे आपको दिख रहे हैं वर्ष। ठीक है, ये वर्ष हैं और ये किसी विद्यार्थी के अंक हैं जो उसको पेट में मिल रहे हैं। ठीक है, पेट में ही, पेट परीक्षा में किसी विद्यार्थी के ये अंक हैं। अगर आपसे मान लीजिए सीधे सीधा पूछा जाए 2010 में विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए पेट परीक्षा में, तो आप बता दोगे कितने अंक प्राप्त हुए, 5 अंक प्राप्त हुए। ठीक, 2011 में उसको 15 अंक प्राप्त हुए, 15। ठीक है, 2012 में 25 अंक प्राप्त हुए और 2013 में उसको 10 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, ये हो गया। सीधे अगर मैं पूछूं आपसे, यहाँ पे प्रश्न ही बनेगा कि किस वर्ष में पेट परीक्षा में विद्यार्थी ने मैक्सिमम या सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, तो किस वर्ष प्राप्त किए, 2012 में। 2012 में कितने मिल रहे हैं उसको, 25 अंक मिल रहे हैं, ये उसके मैक्सिमम है इस टेबल के हिसाब से। ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछें कि किस वर्ष में उसने सबसे ज्यादा अंक, किस वर्ष में डिफरेंस सबसे ज्यादा है पिछले वर्ष से, मान लीजिए पूछा है 2012 में 2011 से कितने अंकों का अधिकतम प्राप्त किया, तो कितने अंकों का अधिकतम है, देखिए 2012 से 11 में 15 से 25 में कितने अंक का है, 10 अंकों का है। तो 2011 से 12 में अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे 10 अंकों का है। ऐसे अगर पूछ ले कि इन चारों सालों का उसका एवरेज कितना मार्क्स था, औसत कितना था, वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। या फिर यहां पूछ सकते हैं सीधे सीधे परसेंटेज कि कितने अधिक प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए 2010 से 2011 में। 2010 से 2011 में पूछे अगर सीधे कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो आप क्या बता दोगे, 5 थे 2010 में और 11 में कितना है, 15 दिख रहा है। देखिए इसमें आपका 5 है और इसमें आपका 15, तो 2010 से 2011 में कितने अधिक अंक प्राप्त किए उसने, 10 अंक अधिक प्राप्त किए। लेकिन कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कैसे होगा। ठीक है, ये वाला देख लीजिए ग्राफ, ये होता है आपका बार ग्राफ। मतलब नहीं है आपको कौन सा ग्राफ है, नाम वहां नहीं पूछा जाएगा, लेकिन देख के आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा ग्राफ है, कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। इस ग्राफ में देखिए क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए एक कैंडिडेट है आपका ए और एक कैंडिडेट है आपका बी। ठीक है, ए और बी के दोनों के मार्क्स अब मैंने आपको दिखाए हैं पेट परीक्षा में। ए के मार्क्स 2010 में, बी और बी के मार्क्स, ए बी के मार्क्स 2011 में और ए बी के मार्क्स 2012 में। ग्राफ को देखकर मैं पूछूंगी किस वर्ष में ए ने बी से अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो आप देखो किस वर्ष में ए ने बी से अधिकतम अंक प्राप्त किए, 2011 में। 2011 में ए ने क्या किया है, बी से अधिक अंक प्राप्त किया है। बाकी 2010 में देखिए ए का वैल्यू क्या है, 5 है, कम है, और 2012 में तो दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों ने सेम अंक प्राप्त किए। तो यहां से पता चल गया 2011 में ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक, या फिर मैं बोलूं यहां पे कि किस वर्ष में ए और बी दोनों ने पेट में सेम अंक प्राप्त किए, तो कहां बताओगे, 2012 में। 2012 में दोनों ने सेम अंक प्राप्त किए। या मैं पूछूं कि 2010 में ए ने कितने प्रतिशत 2011 से कम अंक प्राप्त किए थे, वो आप देख लोगे। 5 यहां पे है, 2011 में 15, तो कितने प्रतिशत की कमी आई वो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं भी आपको खाली ये समझा रही हूं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और जो आपका ग्राफ होता है वो किस टाइप का आता है। थोड़ा उससे फेमिलियर हो जाइए जिन लोगों ने अभी तक ग्राफ और टेबल नहीं पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो 30 नंबर अगर आप गलत कर देंगे ना तो समझ लीजिए आप न जाने कितने लोगों से वैसे ही बाहर हो गए। उसके बाद आपका आता है टेबल। टेबल काफ़ी आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, टेबल ही के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। टेबल में जैसे सपोज कर लीजिए क्या दिया हुआ यहाँ पे, ए बी सी डी कोई कार की कंपनीज हैं। ठीक है, ए बी सी डी आपकी कार की कंपनीज हैं और ये आपका महीना है जनवरी और फरवरी। ये दिखा रही है कि ए और बी कंपनीज जो हैं, सी डी, ये सब ये हर महीने
कितना कार का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, जैसे ए मान लीजिए मैं पूछूं ए जनवरी में कितना कार का प्रोडक्शन कर रही है, तो कितना कर रही है 45। ए फरवरी में कितना कर रही है 50। बी जनवरी में कितना कर रही है प्रोडक्शन 22 और बी फरवरी में कितना कर रही है 23। ऐसे ही सी जनवरी में कितना प्रोडक्शन कर रही है 28 और सी फरवरी में फिर कितना कर रही है 28 ही कर रही है। डी 35 और 72, मतलब एक इमेजिनरी डेटा है, मैं आपको खाली ये समझाना चाह रही हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो टेबल में आपको ऐसे मिल जाएगा ये पूछते हुए। अब अगर मैं पूछ लूँ कि ए ने किस महीने सबसे ज़्यादा जनवरी में ए ने किस महीने सबसे ज़्यादा किस महीने क्यों बोल रही हूँ ए ने जनवरी और फरवरी में कितने डिफरेंसेस का प्रोडक्शन किया, बढ़ा कि घटा, तो आपको दिख रहा होगा कि ए जो है वो जनवरी में 45 कार प्रोड्यूस करता है और फरवरी में 50। तो क्या हुआ प्रोडक्शन उसका, क्या हुआ बढ़ा, कितने बढ़ा 5 बढ़ा। ठीक है, लेकिन ये तो मैं सिंपल पूछूंगा, अगर प्रतिशत में पूछेंगे तो कैसे करोगे आप, मैं वो अभी आपको समझाऊंगी प्रतिशत वाला कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों को उसी में थोड़ा कंफ्यूजन है। लास्ट ये है दोस्तों पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या है समझ लीजिए, किसी का यहाँ पे भी दिया नहीं हुआ मैंने आपको प्रॉपर डेटा, यहाँ पे कभी कभी डिग्रीज या परसेंटेज में दिया होता है। जैसे सपोज कर लीजिए किसी का पैसे की अर्निंग होती है कि इतनी एक किसी इंसान की कमाई है, उसका खर्च घर में कुछ प्रतिशत और अदर खर्चे जो है उसमें कुछ प्रतिशत, स्कूल की फीस में बच्चे की इतना प्रतिशत, बचत में इतना प्रतिशत और कपड़े में इतना प्रतिशत हो जाता है। फिर आपसे क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है कपड़े में उस व्यक्ति ने कितना खर्च किया और आपको डेटा दिया होगा, यहाँ पे कुछ प्रतिशत में दिया होगा और आपसे कहा जाएगा उसको बताइए कि कितना प्रतिशत उसने कपड़े में खर्च किया। तो ये आपको पाई चार्ट से बताना होगा। लेकिन लास्ट ईयर भी पाई चार्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये नहीं कहूँगी पाई चार्ट मत पढ़िए, मैंने भी इनफैक्ट आपको अपने प्लेलिस्ट में जो क्वेश्चन कराए वो पाई चार्ट के भी कराए हुए हैं, तो इसलिए पाई चार्ट भी पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। मुझे लगता है ग्राफ आप लोगों को कुछ कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ देखा कैसे आता है। कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको देखनी है, 2011 की बात की तुरंत 2011 में देखोगे, ठीक है, 2012 की तो 2012 में, अगर हमने बोला बी तो तुरंत बी का जनवरी देखोगे। ऐसे आपको देखना है, पहले तो आप ग्राफ 2-3 ऐसे देख डालो कि ग्राफ देखा कैसे आता है। अब हम बात करते हैं डीआई सेक्शन में क्वेश्चन क्या आते हैं। डीआई सेक्शन में देखिए मैंने जो क्वेश्चन बताए कि 2000 किस वर्ष में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, सबसे कम अंक प्राप्त किए, कितने अंकों का डिफरेंस है, तो ये सब तो देखिए नॉर्मल मैथ्स है जो आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, जोड़ घटाना वो आप कर लेंगे, मुझे पता है। मैंने इसको बताऊं ना बताऊं 2012 में आपको दिख रहा है कि 25 सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया, आप बता दोगे 2012 में। ठीक, हम लोग बात करते हैं अब जो दो चीज़ें हैं, एक परसेंटेज और एक एवरेज। परसेंटेज में देख लेते हैं, एक हमेशा पूछा जाता है, मतलब पूछा तो ये नहीं जाएगा ए बी का कितना प्रतिशत, पूछा जाएगा ऐसे 2010 2011 का कितना प्रतिशत है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो यहाँ समझ लीजिए, बस एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ, वो आपको शायद 4 बातों में समझ में आ जाए। अगर ये पूछा जाए कोई भी ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये चीज़ इसकी कितनी प्रतिशत है, तो बस आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि किसके अगेंस्ट पूछा जा रहा है, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है। ए बी का कितना प्रतिशत है, मतलब ए को किससे पूछा जा रहा है, कंपेयर करके, ए को बी से कंपेयर किया जा रहा है। जिस चीज को कंपेयर करना है वो हमेशा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। मैंने पहले भी वीडियो में बातें बताई हैं, आप लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए किससे पूछा जा रहा है, बी से, ठीक है। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए को किससे पूछा जा रहा है, बी से कितना प्रतिशत है पूछ रहे हैं, तो ए बटे बी गुणे 100, आप ये यूज कर दोगे तुरंत। ए का बी कितने प्रतिशत है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, ए का बी कितने प्रतिशत है, यानी कि किसके अगेंस्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। अब ए का कंपैरिजन कराया जा रहा है ना, पूछा जा रहा है ए का बी कितने प्रतिशत है, बी यानी कि ए का कितने प्रतिशत है पूछ रहा है, जो यहां था ना वही पूछ रहा है, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, फिर से बता दूं, ए बी का कितना प्रतिशत, यानी कि बी से कंपैरिजन करना है। ठीक, तो जिससे कंपैरिजन करोगे वो नीचे आएगा। ए बी का कितना प्रतिशत, बी से कंपैरिजन हो रहा, बी नीचे। ए का बी कितने प्रतिशत है, तो यानी कि बी को पूछा जा रहा है वो कितने प्रतिशत है, किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया हमने, बी बटे ए। जिसको पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और जिसकी कंपैरिजन में पूछा जाए वो कहाँ होगा, वो नीचे होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन क्या आता है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो क्या करोगे आप, जब कम और ज्यादा पूछे, पहले तो देखो किससे कंपैरिजन करना है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, इसका नीचे क्या आएगा, नीचे तो बी आएगा, और ए बी से कितने प्रतिशत कम है। जब कम या ज्यादा पूछेगा, सीधे प्रतिशत नहीं पूछेगा, तो क्या करोगे, डिफरेंस को लिखोगे, यानी कि ए में से बी का जो डिफरेंस होगा वो लिखोगे। ए माइनस बी बटे बी गुणे 100।
ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक हो या कम हो, आप हमेशा ऊपर क्या रखोगे, डिफरेंस। और पूछा किससे जा रहा है, ए बी से, बी से पूछ रहा है ना, तो नीचे क्या रखोगे, बी। समझ में आ रहा होगा, फिर से अच्छे से समझ लीजिए। जिसको पूछा जाएगा, जिसको पूछा जाएगा, जिसको आपको निकालना है वो ऊपर रखेगा, और जिसके अगेंस्ट पूछा जाएगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो इसमें किससे पूछ रहा है, ए को पूछ रहा है, लेकिन बी के अगेंस्ट आप ए बटे बी गुणे 100 कर दोगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए ए बी से कितने प्रतिशत कम है या ज्यादा है, तो क्या करोगे आप, डिफरेंस अपॉन जिसके कंपैरिजन में किया गया है, डिफरेंस अपॉन बी के कंपैरिजन में किया है, तो आप वो कर लोगे। ठीक है, अब दोस्तों हम इसका एक उदाहरण और करेंगे और उसके बाद आपको, मुझे लगता है कि पूरा समझ में आ जाएगा। फिर अगर आप बोलोगे तो ऐसी क्लासेस आपकी रोज कंटिन्यू होंगी, छोटी छोटी वीडियो बना के मैं रोज आपको एक एक टेबल या ग्राफ करा दिया करूंगी। अब देखिए दोस्तों, ये आपको प्रश्न दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। ये दोस्तों कोयले का उत्पादन है। ठीक है, इधर जो आपको मैंने दिया है ये कोयले का उत्पादन दिख रहा है लाख टन में 2008 2009, ये तो आपको वर्ष दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है वर्ष, और वर्ष के हिसाब से यहाँ पर है आपका कोयले का उत्पादन लाख टन में। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पूछा जाए 2008 में कितना कोयले का उत्पादन है, 10 लाख टन। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2009 में कितना उत्पादन है, 20 लाख टन। अब पहला प्रश्न देख लीजिए, 2010 में कोयला उत्पादन कितना हुआ। हम लोग सीधे क्या देखेंगे, 2010 में कितना कोयला उत्पादन हुआ, 50 लाख टन। कितना हुआ, बी ऑप्शन, 50 लाख टन उत्पादन हुआ। ये बहुत आसान है, आप कर लोगे। किन 2 वर्षों में कोयले का उच्चतम उत्पादन एक समान रहा, किन 2 वर्षों में है, देख लीजिए। एक यहां पे है और एक यहां पर है, उच्चतम उत्पादन है हाईएस्ट, और एक समान है, तो किस वर्ष में है, 2011 और 2013। उसका क्या आंसर आ जाएगा, 2011 और 2013। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए हुए, 2011 2013, 2011 2012, 2011 2010, तो कब आपको दिख रहा है, सेम है। 2011 और 2013 में क्या है, उच्चतम उत्पादन एक समान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2011 का कुल उत्पादन। अब सीधे देखिए क्वेश्चन कहां सब चलते हैं, 2011 का कुल उत्पादन यानी कि 60, 2009 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। मैंने क्या बताया था आपको, जब अधिक या कम ये सब पूछेगा तो क्या करोगे, डिफरेंस निकाल के किसके कंपैरिजन में किया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 2011 का कुल उत्पादन 2009 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 2011 का कुल उत्पादन कितना है, 2011 का 60 है, और 2009 का कितना है, 20 है। 2009 का कितना है, 20 है। तो पहले डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है, 60 में से 20 यानी कि 40। अब 40 के बाद नीचे क्या रखेंगे, किससे पूछ रहा है, 2011 का कुल उत्पादन 2009 के कुल उत्पादन से। तो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, 2009 से, और पूछा किसका जा रहा है, 2011 का। जिसका पूछा जा रहा है उसका डिफरेंस ऊपर होगा। अगर अभी यहाँ अधिक ना पूछते तो सीधे क्या करते आप, 2011 का लिखते 60 बटे 20 गुणे 100। ठीक है, लेकिन अधिक पूछा है इसलिए हमने क्या किया, 60 में से 20, 40 बटे 2009 में कितना है, 20, 40 बटे 20 गुणे 100 कितना आएगा, जरा बताना। ये आ जाएगा आपका 200%, यानी कि ये वाली वैल्यू। 3 ऑप्शन दिए मैंने, 40%, 60%, 200%। तो कौन सा आंसर सही है, 200% अधिक है वो। ठीक, चौथा समझ में आ गया ना। ये 2011 कुल उत्पादन कितना है, 60 है, 2009 कुल उत्पादन कितना है, 20 है। अधिक पूछ रहा है इसलिए हमने क्या किया, दोनों को माइनस किया, 60 में से 20 गए तो 40 आया, और कंपैरिजन किससे कर रहा है, 2009 के कुल उत्पादन से पूछ रहा है, तो नीचे हमने 2009 की वैल्यू लिखी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है 2012 में, सीधे आइए 2012 में क्या है, 20 है। 2012 में कितनी वैल्यू है, 20 है। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, पूर्ववर्ती यानी कि 2011 में, 2011 में कितना है, 60, उसकी तुलना में उत्पादन हानि का प्रतिशत कितना है। फिर देखिए क्या पूछा है आपसे, हानि पूछ ली, लाभ पूछ ले, तो फिर आपको क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। सीधे सीधे पूछता तो क्या करते, कुछ नहीं करते आप। तो पहले डिफरेंस निकालिए, कितना है, यहां भी 40 ही आया। अब नीचे क्या रखेंगे आप, 2012 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, यानी कि पूर्ववर्ती वर्ष कौन सा है आपका, 2011। डिफरेंस तो आपको पता चल गया, 60 में से 20, 40, और नीचे क्या रखोगे आप,
60, तो 40/60 गुणे 100 ये हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 200/3, जो कितना होता है आपको पता है 66.66%। समझ में आ गया? फिर से बता दूं, 2012 के में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पूछ रहा है, यानी कि 11 में, तो 2012 में कितनी वैल्यू है 20 है और 2011 में कितनी है 60। तो पहले क्या करोगे, दोनों का अंतर निकालोगे, 40 लिखोगे, बटे किससे कंपैरिजन करना है, पिछले वाले से पूछ रहा है, यानी कि 2011 को नीचे रखना है। जिससे कंपेयर करना होता है, जिससे तुलना की जाती है, हमेशा वो आपका नीचे आएगा, इसको दिमाग में बैठा लो, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 40/60 गुणे 100 जब बटा किसके आएगा 66.66। 3 ऑप्शन थे, 40%, 20% और 66.66, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, 2018 से 2013 तक अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितना है। देख लीजिए लगातार भाई, 2018 नहीं 2008 है ये। 2008 से 2013 तक अधिकतम और न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितना है। 2008 में आपको दिख रहा सबसे कम है, कितना है 10 है, और कब सबसे ज्यादा है 2011 और 2013 में कितना है 60। तो 60 सबसे ज्यादा है और 10 सबसे कम है, तो कितना अंतर आ गया यहाँ पे, 60 में से 10 जाएगा तो 50 लाख, ये वाला ऑप्शन। 40 लाख 50 लाख 60 लिखा, तो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितना कोयले उत्पादन का 50 लाख है। मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आप लोगों को ये लाइन ग्राफ का जो क्वेश्चन मैंने कराया समझ में आ गया होगा। हम लोग कल की क्लास में, अगर आप लोगों को ये अच्छी लगेगी, आप लोग बोलोगे कि हाँ ठीक है, तो कल फिर मैं आप लोगों को बार ग्राफ, एक क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का, सबका एक एक करके ऐसे क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एवरेज का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। एवरेज में वैसे तो सीधे अगर आप एवरेज निकालना चाहो तो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं, सीधे आपको क्या करना होता है, किसी का भी एवरेज निकालना है। मैंने लिख दिया ABCD, इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो सिंपल क्या करोगे आप, A+B+C+D/4, जो भी यहाँ वैल्यू लिखी होगी उनका सम बटे जितने हैं ये नंबर। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंक हैं। पूछा जाए इनका औसत क्या है, सिंपल क्या करोगे आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बटे कितने हैं ये अंक 8, आपका औसत निकल आएगा। ठीक, इसी औसत को कुछ भी करना हो आप, औसत मुझे नहीं लगता किसी के लिए टफ है, आप लोग औसत आसानी से निकाल लोगे। इसके लिए खाली एक चीज करनी है, आप इसको गलत करते हो सिर्फ एक चीज, वो क्या कमी होगी, प्रैक्टिस की। तो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। बस आप क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपके लिए बार ग्राफ और सबके एक एक क्वेश्चन पहले लाऊंगी समझाने वाले, फिर अगर बोलेंगे तो कंटिन्यू कर लूंगी ऐसे 10 से 15 मिनट की रोज क्लासेस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर UPSSC पेट 2022 की, जैसा कि मैंने डिस्कशन किया था, जो टॉपिक्स आपके ज़्यादा स्कोरिंग है यानी कि 10 नंबर के हैं, उनका यहाँ पे पहले हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उन सब तरीकों को हम समझाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना ये है कि आपको उसी मेथड से अपने पास जो भी प्रैक्टिस बुक हो उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों इस प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं बताऊं तो टेक्स्ट बुक का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी बेहतरीन उसकी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज होती हैं। मैंने खुद भी SSC के टाइम पे यूज़ की थी। ये है वो उस समय मतलब काफ़ी पुराना टाइम था तो शायद उसके पेमेंट नहीं होती थी, इस समय उसमें फ़ीस लगती है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे GES कूपन कोड ये यूज़ करेंगे दोस्तों तो आपको 25% तक ऑफ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, जैसे जो आपका 500 का है उसको 375 में आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात उसमें ये है दोस्तों कि आप एक ही टेस्ट से, इसे 375 के टेस्ट से आप NTPC, रेलवे, अपना आपका ग्रुप CD का जो भी यूपी का एग्जाम हो रहा है, PCS, इन सभी एग्जाम में, बैंकिंग में, इन सभी के एग्जाम के पेपर दे सकते हैं आप। तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको ऑफर मिलेगा। इसको जरूर आप ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी आपको लगेगा अरे 300 रुपये बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको पता कि आप खाने पीने इधर उधर में 300 रुपये ईजिली खर्च कर देते हैं। तो 375 रुपये की जो ये टेस्ट सीरीज में बता रही हूँ 18 मंथ की है, ये ले लीजिए। अदरवाइज आपकी 699 की जो है वो भी 500 कुछ रुपए की हो रही है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो भी आपको लाइफ टाइम मिलेगी, तो आप उसको भी ले सकते हैं कि 3-4 साल के लिए आपको मिल जाएगा।
जिससे कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगी उसकी आप प्रैक्टिस फिर कर सकेंगे। अदरवाइज मैं आपको तो यहाँ जितना प्रैक्टिस करा पाऊंगी, जो चीज़ें करा पाऊंगी वो तो मैं कराऊंगी ही, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूंगी, एक चीज़ और इसका फायदा है टेक्स्ट बुक का दोस्तों, वो ये फायदा है आपको दिखेगा, आप ऐसे किसी भी सीरीज को लेंगे तो आपकी रैंक कुछ बच्चों में पता चलती है वहाँ, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा, टेक्स्ट बुक बहुत पुराना है, 2012-13 से ये चल रहा है, तो बहुत पुराना, तो वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो जो आपकी रैंकिंग आएगी ना एग्जाम देने के बाद, वो लाखों बच्चों में से आएगी, तो आपको अपना आइडिया भी थोड़ा ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ग्राफ के आज प्रश्न कराने जा रही हूँ आपको। पहले अगर आपको आता है तो आप फटाफट से क्वेश्चन देखकर सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिएगा, और अगर आपको नहीं आता तो मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको विभाग दिख रहा है और ये पुरुषों की संख्या है, और यहाँ पे कर्मचारियों की कुल संख्या दी हुई 80। ये आपका कौन सा है? ये आपका सर्कल वाला चार्ट है, ठीक है, सर्कल वाला ग्राफ है, पाई चार्ट, ठीक। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, आईटी 20%, बिक्री 24%, लेखा 16%, मानव संसाधन 5%, उत्पादन आपका 35%, ये सब दिया हुआ है। कर्मचारियों की कुल संख्या दी हुई, ये आपके पुरुषों की संख्या दी है। अब देखिए दोस्तों, यहां से एक चीज समझ में आ रही है आपको, कर्मचारियों की कुल संख्या दी है, पुरुषों की संख्या दी है, तो यानी कि अगर महिलाओं की निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न है, देखिए, मानव संसाधन विभाग में महिलाओं का मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित अनुपात है, ठीक है। मानव संसाधन विभाग में महिलाओं का मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या से कितना अनुपात है, ये बताना है आपको। मैं टाइम दे रही हूं, आप करिए, फिर तो मैं समझाऊंगी। 7:10, 8:19, 8:7, 5:7। तो पहले तो आपको क्या करना है, मानव संसाधन विभाग में महिलाएं निकालनी है। तो देखिए, मानव संसाधन कितने हैं, 5% है। तो पहले हम निकालते हैं कि कुल कितने हैं कर्मचारी, मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों 800 गुणे 5/100, 100 × 8 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 40। कुल कर्मचारी देखिए दोस्तों कितने आए, 40 आए, ठीक। अब मानव संसाधन विभाग में पुरुषों की संख्या कितनी दिख रही है आपको, 12 दिख रही है। 40 कुल कर्मचारी आए और पुरुषों की संख्या 12, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 में से आप 12 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, आपकी महिलाओं की संख्या आ जाएगी, है ना। कुल में से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में से 12 यानी कि 28 आ जाएगा, ठीक। अब प्रश्न देखिए क्या पूछा है, महिलाओं का अनुपात किससे, कुल कर्मचारियों की संख्या से, यानी कि 28 महिलाएं हैं और 40 कुल आपके कर्मचारी है। तो अनुपात देखिए कितना आएगा, बताइए मुझे आप। 4 7 4 7 28 और 4 दहम 40, यानी कितना आ जाएगा, 7:10, यानी कि आपका ए वाला उत्तर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो, देखिए कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा इसी चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और फिर उसी टाइप के खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए, जिससे कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है, 10 मतलब 10 नंबर लाने हैं पूरे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, बिक्री विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है, 84%, 88%, 86% या फिर 91%। तो आप देखिए दोस्तों, उसको पूरा करिए और मुझे उत्तर बताइए कि कितना आ रहा है। मैं आपको टाइम दे रही हूं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने कर लिया होगा। बिक्री विभाग में देखिए पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, बिक्री विभाग में यहां पे दिख रही है आपको पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 165। और इसी विभाग में कुल संख्या का प्रतिशत कितना है, तो कुल देखिए 24% दिख रहा है, बिक्री में कितने लोग दिख रहे हैं, 24%। तो पहले हम कर्मचारियों की कुल संख्या का देखेंगे कितना आएगा। तो कुल कर्मचारी कितने होंगे दोस्तों, कुल कर्मचारी कितने होंगे आपके, 24/100 गुणे 800, ये कितना हो जाएगा, 100 गुणे 8 हो जाएगा 800, ये कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 7 18 19, 192 आ जाएगा, ये आपका 192 आ जाएगा, ठीक। अब क्या बोला है, प्रतिशत पूछा है, यानी कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 165। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 165 बटे कुल संख्या कितनी है, 192 और गुणे 100, यही तो लिखोगे, तो प्रतिशत मिल जाएगा आपको। अब इसको आप सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए कितना होगा। 3 से हम पहले डिवाइड करते हैं, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 6 = 18, 1 19, 3 × 4 = 12, 55
बटे 64 गुणे 100। अब बताइए कितना आएगा इसका, सॉल्व करिए और बताइए। अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है बताइए, बिल्कुल सही। इसका कुछ आएगा 85.93 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, यानी कि वो 86% के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पूरा सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगी, आप खुद से कर लीजिए। 5500 बटे 64 कर लीजिए, या फिर जिस और तरीके से आप इसको 2 से अभी और या 8 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इजी कर लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 85.93 आपका 86% आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तीसरा प्रश्न देखिए, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में आईटी में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है। ठीक है, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 800 है। ठीक, ये 800 लिख लेते हैं हम। आपको अच्छा बता दें, जिनको आता हो कर लें। 10.25 है, 10.75 है, 15.25 और 14.75 है। आईटी में कार्यरत महिलाएं कितनी हैं, आईटी में देखिए कितना दिख रहा है आपको, 20%। आईटी में 20% है, तो महिलाएं कितनी होंगी, पहले कुल कर्मचारी निकालेंगे। कुल कर्मचारी कितने हैं देखते हैं, 100 × 800 कितना आ जाएगा, कुल कर्मचारी 160 हैं। ठीक, अब देखिए पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं आईटी में, 74 हैं। पुरुष आईटी में 74 है, कुल कर्मचारी 160 है, तो महिलाएं कितनी होंगी बताइए, महिलाएं कितनी होंगी, महिलाएं कितनी होंगी भाई, 160 में से 74 माइनस करेंगे आप, कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ कितना आएगा 5, 86 आएगा। ठीक, ये आपका कितना आ गया, 86। अब देखिए पूछा क्या है, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में आईटी में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है, यानी कि 86/800 इंटू 100, 100 8 × 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर देखिए आप, 8 1 × 8, 0.7 और 5, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। 86/800 करेंगे तो 10.75% आएगा। देखिए मैं आपको समझा दे रही हूँ इतने क्वेश्चन आज। ठीक है, क्योंकि ये आप समझ रहे होंगे व्हाइट बोर्ड है, तो इस पर इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज एक दिन में नहीं करा पाऊंगी मैं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर दिन नए टाइप के क्वेश्चन समझाऊं। और एक चीज़ और, अगर आपको इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा कि मैम ये वाला कैसे हुआ, मैं आपको तुरंत समझाऊंगी। ठीक है, बिक्री में पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात है, यह अनुपात है 52:7, 52:9, 55:7, 55:9। पहले देखिए बिक्री कहाँ है आपकी, 24%। अभी हम लोगों ने निकाला था बिक्री में कुल कितने हैं, देखिए ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब कैलकुलेशन करिएगा ना एग्जाम में थोड़ा साफ करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो कैलकुलेशन हमने पहले की होती है वो हेल्प कर जाती है। अब देखिए बिक्री हम पहले निकाल चुके हैं 192 है ना, और फिर बिक्री का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ सीधे आप क्या कर लीजिए, बिक्री में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या 165 है, और उस विभाग में कार्यरत महिलाएं कितनी हैं, 192 में से आप 165 माइनस करें, देखिए जरा कितना आता है, 192 आपके कुल कर्मचारी हैं, 24/100 × 800 कुल निकाला है आपने 192, और इसमें से पुरुष कितने हैं 165, तो कितनी बचेंगी महिलाएं, 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 6 जाएगा 2, 27। इसको क्या करेंगे आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 55:9 यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। लेखा और उत्पादन में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता है, हमने निकाला है कि अभी तक नहीं निकाला है, तो पहले हम लेखा में निकाल लें कुल कर्मचारी कितने हैं। तो कैसे निकालोगे आप, वही तरीका 16/100 × 800 कितना आएगा, देखिए 8 × 6 = 48, 8 × 8 = 4 12, सही है। ठीक है, ये किसका निकला, ये लेखा का निकला, लेखा। अब उत्पादन का निकालते हैं, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 35% है, तो आप क्या करोगे उत्पादन में 35/100 × 800, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 28, कितना आया 280। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 128 प्लस 280 किसके बराबर हो जाएगा, 8, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 408। सी वाला उत्तर हो जाएगा 408। इन सब में मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगी। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे लिख दिया गया, क्या नीचे आ गया, क्या ऊपर चला गया, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ पे खाली मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। देखिए यहाँ लिखा है बिक्री विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या,
तो देखिए बिक्री विभाग में 24% है। सीधे कैसे आप निकाल सकते हैं, मैं सीधे आपको बता दूं, पेन ना उठाने वाले तरीके से एसएससी वगैरह में करते हैं। 25% आप पहले निकाल लीजिए। 25% अगर 800 का निकालेंगे तो कितना आएगा मुझे बताइए, सीधे सीधे आप बताइए, सीधे बता लेंगे। 25% अगर निकालते हैं हम लोग, 800 का 25% कितना आएगा, 200। 800 का 25% कितना आया, 200। और ये कितना है, 24 है, यानी कि 1% कम है। 800 का 1% कितना होगा, 8 रुपए। 800 का 1% कितना होगा, 8 रुपए। यानी कि इस 200 में से 25% में से 1% माइनस कर दोगे, 24% का निकल जाएगा। 200 में से आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 192 आ जाता है। सीधे 192 हम कर देंगे, हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एसएससी वगैरह में अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो वहां पे आपको तुरंत 24% आया तो आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं होता कि आप 24% को निकालिए। यहाँ पेट में खैर अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो टाइम रहेगा, आप इत्मीनान से पेपर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी आपका सिर्फ यही जो पोर्शन है, यही वाले खाली आपके मैथमेटिकल है, बाकी आपका पोर्शन थ्योरी वाला है। लेकिन फिर मैंने आपको तरीका बता दिया। 24% निकालना तो क्या करेंगे, 25% निकालना आसान है, निकाल लिया आपने, कितना आया 200। और उसके बाद 1% कम है, 25 में से 1% आपने निकाल लिया, कितना आया 8। तो ये कितना हो गया, 192। ठीक है दोस्तों, ये आज के प्रश्न थे आपके ग्राफ वाले। और भी है, मैं और कराना चाह रही थी, लेकिन एक तो ये बोर्ड का इशू है, थोड़ा सा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं डेली आपको 1-2 वीडियोस देती रहूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी आपसे जो कह रही हो, आप टेस्ट सीरीज ले लेंगे तो बहुत बेहतर है। मैं बाकी आपको वर्कशीट अगर प्रोवाइड करा पाऊंगी तो ज़रूर कराऊंगी। चैनल को अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तुरंत पूछिए, आपको तुरंत उसके जवाब दूंगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि इस समय यूपी SSSC पेट 2022 की यहाँ प्रिपरेशन की तैयारी चल रही है, उसी की कंटिन्यूएशन में दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ग्राफ जो बताया था, वो कौन सा ग्राफ था दोस्तों, वो आपका पाई चार्ट था। आज यहाँ पे दोस्तों जो हम ग्राफ की बात करेंगे वो बार ग्राफ हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है दोस्तों, आपने हो सकता है कई लोगों के पास कोई भी टेस्ट सीरीज आपने ले रखी हो या ना ले रखी हो, तो जितने लोगों ने नहीं ली हुई है अगर दोस्तों, तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में आपको प्रेफर करूँगी कि आप वो ले लीजिए, बहुत अच्छी होती है। वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं और आप वहाँ मेरा कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, GES गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी, जिससे आपको 25% ऑफ मिलेगा। जो भी वहाँ आपको स्कीम होगी वो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो आपको कंपटीशन पता चलेगा। और एक फ़ायदा और है, उसी उतने पैसे में आप जब तक का लेंगे, 3 साल तक का, लाइफ टाइम तक का, जब तक कभी आप अपना कूपन लेंगे तब तक के लिए दोस्तों आप सब एग्जाम में जो भी आपका परीक्षा होगी, चाहे बैंकिंग की हो, रेलवेज की हो, उन सब में आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई आपकी टेस्ट सीरीज की। दूसरी मैंने आपसे ये भी कहा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं अगर आप बोलेंगे तो जैसे यहाँ पे तो मैं 1-2 क्वेश्चन करा पाती हूँ, तो मैं डेली आपको वहाँ पे एक वर्कशीट भी दे दूंगी 4-5 क्वेश्चंस की, या फिर आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो उससे आप डेली उसी हो। कि हम लोग का पहला टारगेट मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि पहले हमारा टारगेट है 10 नंबर के टेबल एंड ग्राफ्स को खत्म करना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट 10 मार्क्स पे जाएंगे कि हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि अच्छा अब इसके कोई भी क्वेश्चन आएंगे गलत नहीं होंगे, ठीक। तो आपको जो मैं बताऊं उसकी आप फिर प्रैक्टिस के लिए अपने पास जो भी बुक हो उसकी आप प्रैक्टिस ढेर सारी कर डालिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज दिया हुआ है किसी देश का व्यापारिक घाटा है, ये व्यापार का जो घाटा हुआ है करोड़ों रुपए में वो दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपके ईयर्स हैं, उन सालों में कितने वर्षों में जो घाटा होता रहा। जैसे कि 2013 में जो घाटा हुआ वो 2200 करोड़ रुपए का हुआ, 2014 में 3100 करोड़, 15 में 2100 करोड़, 16 में 2800 करोड़, 17 में 2600 करोड़, 18 में 3600 करोड़, 19 में 4200 करोड़ और 2020 में 2600 करोड़, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, जिससे कि जिनको आता है वो फटाफट टाइम ना वेस्ट करेंगे, वो उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको डेटा बता दिया। अब देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 2015 में घाटे की तुलना में 2019 में घाटे में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। यहाँ है तो सब घाटा ही, तो यही पूछा गया है कि 2015 में जो घाटा हुआ था, यानी कि जो लॉस हुआ था 2015 में, वो कितने गुना, कितना ज्यादा था या कितना कम था, परसेंटेज जो वृद्धि हुई है आपकी घाटे में वो कितनी हुई है 2019 में। दिख रहा होगा आपको 2015 में दोस्तों कितना है, 2100 है। 2015 में 2100 करोड़ का घाटा हुआ था, ठीक, 2015 में। और 2019 में कितना है दोस्तों, 4200 है। आप में से जितने लोगों को आता है प्लीज आप लोग खुद से कर लीजिए, वेट मत करिए मेरे सोल्यूशन का। ऑप्शन है आपके पास
ए 200, बी 100, सी 150 और डी 210। तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। जितने लोगों को आता है आप कर लीजिए और मुझे आंसर यहाँ बता दीजिए। देखिए दोस्तों 2015 में 2100 है और 2019 में कितना है 4200 है। तो आपको निकालना है कितनी वृद्धि हुई। तो क्या करते हैं उसके लिए, इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप अगर 4200 में से 2100 को माइनस करेंगे दोस्तों कितना बचेगा, 2100 ही बचेगा। अब आप जैसे ही 2100 देख लेंगे आप समझ जाएंगे कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई है, 100% है ना। क्यों 100% हुई है बताइए मुझे। 2100 का 100% कितना होगा, 2100 होगा। तो 2100 का 100% 2100 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2019 का घाटा। इसी चीज को अगर आपको ये बात नहीं पता होती, 100% आंसर नहीं आता, तो आप क्या करते, इन दोनों का डिफरेंस निकालते, डिफरेंस निकाल के लिखते और फिर बटे में आप क्या करते, बेस ईयर लिखते 2015 का, जिससे पूछा गया है 2015 का घाटा पूछा गया है ना 2019 में। तो आप दोनों का डिफरेंस देखते कि अच्छा कितना डिफरेंस है, 2015 में जो घाटा था उससे उस घाटे में कितनी बढ़ोतरी हुई या वृद्धि ही पूछ रहा है तो इसलिए वृद्धि मानेंगे हम। 2015 में हमारे पास जो भी घाटा था उससे कितना बढ़ा है वो हम दोनों का डिफरेंस देख लेंगे और बटे क्या करेंगे, 2015 का जो भी घाटा था उसको लिख देंगे। ठीक, यहां से 100 आ रहा है सीधे सीधे, 2100 बटे 2100 गुणे 100, ये आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100% की वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में घाटे की प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी। अब क्या पूछ रहा है, जो घाटे की वृद्धि पूछ रहा है वो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक पूछ रहा है, 2018 में, 2016 में, 2019 में या फिर 2014 में। बताइए किस में है। जिसको आता है वो सॉल्व करिए, उसको नहीं आता वो भी सॉल्व करिए, जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही करना है। पहले हम देखेंगे 2018 में कितना है लॉस, 3600 करोड़ का है। ठीक है, 2018 में ऊपर कर दे रहे क्योंकि मुझे पता है नीचे की स्क्रीन दिख नहीं रही होगी। 2018 में दोस्तों कितना है आपको लॉस दिख रहा है, 3600 का। ठीक है, यहाँ पे कर दे रही हूँ। 2018 में 3600 है और उसके पिछले ईयर यानी कि 2017 में कितना था, 2017 में कितना है दोस्तों, 2017 में 2600 है। ठीक है, 2600, 2017 में 2600 है। तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 1000 का। 1000 का डिफरेंस आप किस पे देखोगे, बताइए किस पे देखेंगे, 2600 पे, क्योंकि पिछले वर्ष में पूछ रहा है ना कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इसको गुणे करेंगे 100 के, कितना आएगा देखिए, 26 को आप 1000 से डिवाइड करिए, कितना आएगा बताइए मुझे थोड़ा। 26 को कितने से करें हम लोग, 3 से कर दें, 3 से कर दें, 3 से घटा 3 6 7 8, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, तो यहाँ फिर किससे जाएगा अब देखिए, 6 से ज़्यादा आ जा रहा है, 5 ले लेते हैं, 35% लगभग यहाँ आ रहा है। यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है, 35%। ठीक है, 2017 से 18 में अगर जाएंगे तो लगभग 35% का इंक्रीज है। 2019 में देख लेते हैं दोस्तों, 2019 में कितना है, 4200 है, 2018 में कितना है, 3600 है। तो क्या करोगे फिर यहाँ पे, 4200 में से 3600 को माइनस करके डिवाइड किससे करोगे, 3600 से। जरा कर लो इसको भी आप, इसको रब कर देते हैं, चलिए करिए। 4200 में 3600 को माइनस करिए, कितना आएगा, 600 आएगा। 600 बटे 3600 गुणे 100, कितना आएगा देखिए सीधे सीधे, 100 बटे 6, 6 से जाएगा कितना आएगा, ये 6 कम 6 और 4 10, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 2019 में कितना आया, 16 पॉइंट समथिंग का इंक्रीज है। 2016 में ऐसे ही देख लेंगे तो कितना है, 2800 है और 15 में कितना है, 2100 है। तो कितना आएगा दोस्तों, यहीं से देखिए 8 में से 1 जाएगा 7, 700 बटे 2100 गुणे 100, कितना आएगा यहाँ से देखिए, 100 बटे 3, यहाँ से लगभग 33% आ जाएगा। ठीक, अब कौन सा बचा है पास, 2014। 2014 में कितना है दोस्तों, 3100 है और 2013 में कितना है, 2200 है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3100 में से 2200 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 900। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, 900 बटे 2200 गुणे 100, कितना आएगा बताइए मुझे। अब इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा कि टेबल नहीं आती होगी किसी को भी,
22 की तो करिए कितना आएगा यहाँ बताइए मुझे। 4 से जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, फिर कितना आएगा देखिए 20, मतलब यहाँ देखिए 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है, करने की जरूरत नहीं पूरा पूरा। तो हमारे पास देखिए इसमें 4 रो करना पड़ा, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि ग्राफ से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए 2018 में 35% आया, 2019 में 16.6%, 16.6%, 2016 में 33 आया 33%, और 2014 में आपका 40 समथिंग आएगा। तो कौन सा किसमें सबसे ज्यादा अधिक आपको दिख रहा है घाटे की प्रतिशत वृद्धि हुई? 2014 में, यानी कि डी ऑप्शन। जिसका इसका डी आया उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। जिनका नहीं आया उनको मैं समझा दिया अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया बार बार आपसे बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, हो सकता है आपको दिक्कत होती हो। 2015 तथा 2018 में व्यापार घाटे का अनुपात कितना था? 2015 में देखिए कितना घाटा है दोस्तों, 2100, लिख लीजिए। और 2018 में कितना घाटा है, 3600, इसको भी लिख लीजिए। कितना आएगा बताइए मुझे आप। हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, और 12 3 36, 12 3 36, कितना आया 7:12। तो ये तो आपका सीधे सीधे ए निकल गया, ठीक। देखिए सारे क्वेश्चन आपके इक्वल नहीं आएंगे, 1-2 आएंगे, 5 में से 3 क्वेश्चन आपके थोड़े सॉल्व करने वाले आएंगे और 1-2 ऐसे ही आएगा। वर्ष 2018 में घाटा, औसत घाटे का लगभग कितना प्रतिशत था? 110%, 125%, 75% या फिर 85%। तो पहले देखेंगे 2018 में कितना घाटा है। 2018 में घाटा है दोस्तों 3600। पूछ रहा है औसत घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें औसत घाटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। औसत घाटा कितना है बताइए। औसत घाटा आपका है, पहले सबका सम करिए। 2013 में कितना है 2200, 2014 में कितना है 3100, 15 में कितना है 2100, 16 में कितना है 2800, 17 में कितना है 2600, 18 में 3600, 19 में 4200 और 2020 में 2600। इन सबका क्या करेंगे हम, सम करेंगे, ठीक है। सम करिए, 0 0 इसका सबका कर 2 1 3 1 4 6 10 2 12 6 18 18 6 24 8 32 3 2 5 2 3 2 5 2 7 2 9 10 11 3 14 4 18 19 20 3 23 देखिए 23,200 आया, ठीक है। अब 23,200 को औसत निकालने का मतलब क्या होता है, सारे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पूरे के सम को हमने किससे डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड किया। चलिए करते हैं, कितना आएगा देखिए। 8 23 लिखा है तो कितने कितने से जाएगा, 8 दूना ही जाएगा, है ना। 8 दूनी 16, 16 और 7 आपका कितना आ जाएगा, तो 8 9 72, कितना आया औसत आपका, कितना आया 2900 आ गया। सीधे सीधे कितना आ गया 2900 औसत घाटा। हमें क्या पूछा है, 2018 में घाटा, औसत घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। सीधे क्या कर दोगे आप, यहाँ पे सीधे क्या करोगे, 3600 2018 का है आपका और 2900 औसत घाटा आया, गुणे 100 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 0 0 कैंसिल कर दीजिए। 29 को आप 3600 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा बताइए। 29 को आप 3600 से डिवाइड करिए, कितना आएगा। देखिए ये सब काम जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना मेरे इस वीडियो से, तुरंत के तुरंत साथ के साथ करते चलिएगा, देखिएगा नहीं मुझे, क्योंकि उससे आपकी भी कैलकुलेशन सही होगी, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप भी करिए। कितना आएगा बताइए। वन टू आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन मार देते। देखिए पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर एकदम ऐसा दिया होता सब जगह 121 122 ऐसा कुछ करके दिया हो तो हम कहते हैं कि सॉल्व करिए। जैसे ही 1 और 2 आए आप समझ जाइए 125% आपका आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, 2019 का घाटा 2016 का कितना गुना है। पहले देखिए 2019 में कितना घाटा है, 2019 में है 4200 और 2016 में कितना घाटा है, 2016 में है आपका 2800। पूछ रहा है 2019 का घाटा 2016 का कितना गुना है। तो क्या करोगे आप इसके लिए, सीधे सीधे क्या करोगे बताओ, कैसे पता चलेगा आपको कि 2800 कितना गुना है 4200। कुछ नहीं करना है, सिंपल। इसमें क्या करना है, एक तरफ 2800 लिख लो
और एक तरफ आप 4200 लिख लो। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2:3 का आ रहा है। 2:3 का मतलब क्या आ रहा है? एक आपका अगर 2 है, दूसरा आपका 3 है, तो 2 का कितना गुना 3 होता है? 2 का 1.5 गुना तो 3 होता है भाई। 2 का कितना गुना 3 होता है आपका? 2 का 1.5 गुना 3 होता है कि नहीं? 2 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 3 आता है ना। तो इसका मतलब क्या है? 2019 का घाटा कितना है? 2019 का घाटा 4200 है और 2016 का कितना? 2800। 2800 का 1.5 गुना क्या है आपका? 2800 का 1.5 गुना कितना है आपका? 4200। कैसे करोगे इसके लिए? सिंपल, वही जो मैं आपको बता रही हूँ वही करना है। क्या करना है? 4200 ऊपर लिखना बटे 2800 करना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, 4200 बटे 2800 लिख देना, जो आ जाएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो को अब मैं इतना एंड कर रही हूँ कि मैंने कहा आपको डेली कराऊंगी, डेली जिस टॉपिक पे कराऊंगी, अब आपका काम ये है कि उसी बेसिस पे आप और क्वेश्चन करिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यही कोशिश करूंगी आपको रोज एक वीडियो देती रहूं। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों, ऐसे मैथ्स तो चल ही रहा है। ठीक है, मैथ्स मतलब जो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है ये चल रहे हैं। बाकी आप कंटेंट पढ़ सकते हैं, ऐसे यूपीजी के है या और भी जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट है, ये सब आप लगा सकते हैं। ये सब किसी एग्जाम के नहीं होते, ये हर एग्जाम में एक ही जैसे आते हैं। तो आप इन सबको प्लेलिस्ट में जाके करते रहिए साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, आपको चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई क्वेरी होगी उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको, आप अगर बोलेंगे तो भी ठीक है, नहीं बोलेंगे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे आपको अब इन सब के क्वेश्चंस की और ढेर सारी आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर ग्राफ एवं तालिका के पाई चार्ट की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाई थी वहाँ पर आपको बार ग्राफ, लाइन चार्ट और भी कई तरह के चार्टों के बारे में बताया था। आपको पता है कि यहाँ से आप इस वीडियो को पढ़कर सीधे सीधे 20 अंकों का टारगेट लेके चल सकते हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है और देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट पाई चार्ट का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए दिख रहा होगा दोस्तों आपको, एक तरफ पाई चार्ट बना हुआ है और दूसरी तरफ प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाई चार्ट में भोजन 45%, रेंट या किराया 14%, कपड़ा आपका 11%, फ्यूल आपका 9%, शिक्षा आपकी 15% और अदर्स आपका नहीं दिया हुआ है। तो आपको अदर्स नहीं दिया है तो क्या करेंगे दोस्तों, आप सबका सम लेकर 100% में से माइनस कर देंगे, अदर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए दिख रहा है, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है। ये दोस्तों जो यहाँ दिखा है टेबल, आपको पाई चार्ट जो दिख रहा है वो खर्च का ही रेशियो है। ठीक है, खर्च का ही परसेंटेज है, कितना खर्चा किया जा रहा है। तो शिक्षा का दोस्तों कितना है, शिक्षा लिखते ही आप 15 लिख देंगे। और भोजन का पूछा है, भोजन में कितना दिख रहा है आपको, भोजन में 45 दिख रहा है, मतलब 15:45 हो जाएगा। ठीक, यानी कितना आ जाएगा 1:3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया क्या करना है यहाँ पर। चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, जब ये लिखा हो किसी के सापेक्ष यानी कि किसी चीज़ के कंपैरिजन करना हो तो वो हमेशा क्या होता है, वो आपका नीचे आता है। जैसे यहाँ पे किसके सापेक्ष बोल रहे हैं, ईंधन के सापेक्ष, तो वो क्या आएगा, नीचे आएगा। ईंधन का कितना दिख रहा है दोस्तों आपको, 9%, और किराए का कितना दिख रहा है दोस्तों आपको, 14%। तो क्या हो जाएगा इसका, 14/9 और गुणे 100, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ लीजिए एकदम, जिसके भी कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे भी मैं पूछूं इससे कंपैरिजन करना, वो चीज़ हमेशा नीचे आएगी, जिसका कंपैरिजन करना हो वो ऊपर होगी। ठीक है, ईंधन से पूछ रहा है कि ईंधन के सापेक्ष, तो ईंधन क्या आ जाएगा आपका नीचे, 9 नीचे रख दिया हमने, 14 ऊपर। उत्तर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 155.55 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 155.56। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले समझ लेते हैं इसमें करना क्या है दोस्तों। टोटल आपको ये पता होगा कि टोटल जो ये सर्किल होता है ये कितने का होता है, टोटल कितना होता है एंगल, 360 डिग्री होता है। और पूछा क्या है
किन 3 मदों के खर्चों को अगर जोड़ेंगे तो 108 डिग्री का कोण बनाएगा। तो पहले तो आप निकालिए कितना हमें चाहिए, यानी कि क्या करना होगा दोस्तों, 360x बटे 100 ये बराबर किसके हैं, 108 के। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा मुझे बताइए। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, x की वैल्यू आ रही है 30% आपकी। अब यानी कि क्या करेंगे आप, किन 3 मदों को पूछ रहा है, आप क्या करेंगे, सम करके देखेंगे कि किसका सम 30 के बराबर आ रहा है। जिसका सम 30 के बराबर आ जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं ज़रा। 30% के लिए ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है फ्यूल, क्लोथ और अदर्स। फ्यूल का कितना है दोस्तों, फ्यूल का 9 है, क्लोथ का 11 है और अदर्स का कितना है, अदर्स निकाल लीजिए अब यहाँ पे 45 और 15 आपका कितना हो जाएगा 60 और ये आपका 11 और 14 कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 85, 85 और 9 94। ठीक, यानी कि अदर्स जो आपका है वो कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, अब हमने कहा कौन कौन सा बच रहा आपका, फ्यूल, क्लोथ और अदर्स। तो फ्यूल कितना है दोस्तों, फ्यूल आपका है 9, क्लोथ 11 और अदर्स कितना है 6। तो क्या ये 30 आ रहा है, 11 और 9 20 आ रहा है, 20 और 6 26 ही आ रहा है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों आपका, आगे फ्यूल, एजुकेशन और अदर्स। फ्यूल देखिए फिर से कितना है, फ्यूल आपका 9 है, एजुकेशन आपका 15 है और अदर्स कितना है 6 है। तो 9 6 15 15 30, ये बिल्कुल आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, फ्यूल, एजुकेशन और अदर्स। ठीक, समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको, मैंने जो बताया था 360x बाई 100 ये किसके बराबर हो जाएगा 108 के। यहाँ से आप क्या निकालोगे, x बराबर 30 और 30 फिर देख लो किसके सम के बराबर है, इन तीनों के सम के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक, आगे देख लेते हैं। यदि परिवार की कुल आय ₹25,000 है तो किराए तथा भोजन पर कुल खर्च कितना होगा। फिर से ऊपर देख लेते हैं एक बार चार्ट में कि किराए और भोजन का कितना परसेंटेज है। किराए का दोस्तों 14 है और भोजन का कितना है 45 है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे क्या करोगे आप, 25,000 का कितना निकालोगे आप, कितना निकालोगे 45 और प्लस 14 बटे 100। यही आप सॉल्व कर लेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा 4 9 4 1 5, यानी किसी को 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। कितना आ रहा है दोस्तों 14,750, ये उत्तर आएगा। ठीक है, 14,750। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बी उत्तर आपका आ जाएगा, 14,750 उत्तर आ जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, 25,000 को किससे देखना है, किराए और भोजन पे कितना है। तो किराए पे किराए पे आपका 14% है और भोजन पे 45%। उन दोनों का क्या करोगे, सम करोगे, 14 + 45 बटे 100 गुणे 25,000, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ईंधन तथा भोजन में खर्च की गई धनराशि का अनुपात कितना है। देख लीजिए आप, ईंधन में कितना है, ईंधन में दोस्तों 9 और भोजन में कितना है 45। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 9:45, यानी कि कितना आ जाएगा 1:5। ईंधन पे 9 है और भोजन पे 45, यानी कि 1:5, ए ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह के आगे प्रश्न देख लें। किराया में खर्च की गई धनराशि का अन्य से अनुपात कितना है। किराए में देखिए दोस्तों कितनी धनराशि खर्च की गई है, किराए में की गई है दोस्तों आपकी 11%, किराए में की गई आपकी 14% और अदर्स में कितनी की गई है 6%, हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14:6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14:6, यानी कि जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 7:3। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगर आपसे ये तो मतलब बता दिया मैंने, अगर इस तरह का प्रश्न आता है, इसी तरह का एक प्रश्न आपसे और बन सकता है यहाँ पे। वो बन सकता है, मान लीजिए पूछा जाए आपसे कि किसी की भी द्वारा, जैसे मान लीजिए ईंधन के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय कोण पे मान कितना होगा, तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए क्या करोगे दोस्तों, पहले आप देखोगे ईंधन पे कितना है, ईंधन पे कितना है, ईंधन पे 9 है, 9%। ईंधन पे कितना है, ईंधन पे आपका है 9%। 9/100 गुणे 360 डिग्री, क्योंकि पूछ रहे हैं कि ईंधन द्वारा बनाए गए मद पे केंद्रीय कोण का मान कितना है। यहाँ से आप निकाल लो कितना आ रहा है, लगभग 32.4 डिग्री आएगा। इसी तरह से कोई भी प्रश्न आए, पूछा जाए आपसे इस शिक्षा मद द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का मान बताइए, तो आप क्या कर दोगे, सिंपल 15/100 गुणे 360। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट पे देख लेते हैं। ये आपका है जो प्रश्न, ये आपका है ग्राफ, और ये ग्राफ तालिका का ही बार ग्राफ वाला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको नीचे वर्ष दिख रहा है, इधर आपको दिख रहे हैं जो नंबर ऑफ विद्यार्थी हैं। ठीक है, इधर आपको दोस्तों स्टूडेंट्स का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक, कला के हैं ये विज्ञान के हैं, ये वाणिज्य के और ये विधि के, 4 उसके हैं। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखिए दोस्तों, दिखा हुआ है 2009-10 में विज्ञान संकाय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे। तो पहले तो 2009-10 में हम देखते हैं कि विज्ञान संकाय में हैं कितने विद्यार्थी। देखिए विज्ञान संकाय मतलब ये ब्लैक वाला, कितने विद्यार्थी विज्ञान संकाय में आपको दिख रहे हैं, 400 दिख रहे हैं। और क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत है। तो क्या करेंगे आप, सबका सम करेंगे, यानी कि 600, 400 1000, और 1000 और ये 200 1200, 1200 और 150 कितना हो गया आपका 1350। अब यहाँ क्या करोगे, 400 बटे 1350 गुणे 100, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, उत्तर क्या आएगा आपका यहाँ से 29.6, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पूछा है यही ना कि विज्ञान का कितना प्रतिशत है। 2009-10 में अगर पूछेंगे तो विज्ञान का कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे उसके लिए आप 400 विज्ञान का है और बटा नीचे पूरा सम ले रहे हैं 1350 गुणे 100, आंसर आ जा रहा है। क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है 29.6, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 2010-11 में विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या का कितना गुना थी। तो पहले दोस्तों हमें ये देखना होगा कि कुल संख्या कितनी है। ठीक है, कुल संख्या देखिए दोस्तों कितनी है, 550 प्लस ये 550 प्लस 500 प्लस 250 प्लस कितना है आपका 200, सम पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, बताइए आप मुझे। ये दोस्तों कितना आएगा पूरा आपका, ये पूरा आपका आएगा 1500, सबका सम आप जोड़ रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500। और पूछा किससे है, वाणिज्य से। वाणिज्य कितना है दोस्तों, वाणिज्य आपका ये वाला है, ये कितना है 250। तो आपसे यही पूछा गया कि वाणिज्य का कितना गुना है। तो 250 देखिए 1500 कितना गुना होगा, बताइए 6 गुना। 250 आप नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 1500, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए बताइए मुझे 6 गुना, गुणे 100 भी करेंगे आप तो 1500 कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा आपका। ठीक, कितना हो गया बताइए आपका 1500 और बटे 250 कितना हो गया, ये आपका 25 छक्का हो जाएगा, तो ये 6 गुना हो गया। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा वाला हमारा है, डी ऑप्शन, 6 गुना वाला। ठीक, अगला देख लीजिए। 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में विज्ञान के विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहले हम देखेंगे 9-10 में कितने विज्ञान के विद्यार्थी थे। विज्ञान ये ब्लैक वाला है, 9-10 में कितने थे दोस्तों, 400 थे। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है, आगे कितना वो कितने ज़्यादा बढ़े। प्रश्न देख लेते हैं एक बार और हम लोग, क्या है प्रश्न आपका है, 9-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में विद्यार्थियों की कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 9-10 में कितने थे, 400 हैं, और 11-12 में कितने हैं दोस्तों, 600 हैं। 600 है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, देखिए मैंने अभी आपसे क्या बताया है, जिससे तुलना की जाएगी, जिससे भी तुलना की जाएगी वो क्या होगा, हमेशा नीचे आएगा। तो तुलना किससे की जा रही है, 9-10 से। 9-10 में कितना है दोस्तों, 400 है, तो नीचे आप लिखोगे 400, और ऊपर कितना आएगा, क्योंकि 11-12 में कितना है 600 है, तो 600 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, कितना वृद्धि हुई, 200 की वृद्धि हुई। 400 और 600 में कितना हुआ, 200 की वृद्धि हुई। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 200 बटे 400 गुणे 100, यहाँ से निकल आएगा आपका कितना 50%। ठीक है, समझ में आ रही बात। हमने बताया ना आपको, जो जिससे तुलना की जाएगी वो चीज़ हमेशा नीचे आएगी। तो 9-10 से तुलना करनी है, आपने उसको 400 को नीचे लिख दिया सीधे सीधे। 2011-12 में कितने बढ़ गए, 600 हो गया, यानी कि 200 का अंतर है। वृद्धि कितने की आई, 200 की आई। 200 बटे 400 गुणे 100 कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 50%। ठीक, चलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा 50%। अगला देख लीजिए, किस संकाय में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार कमी आई। देख लेते हैं ग्राफ से, किस में लगातार कमी आई। देखिए किस में दिख रहा है आपको, लगातार कमी किस में दिख रही है, बिल्कुल सही, जो पहला वाला है आपका यानी कि कला, उसमें दिख रहा है आपको लगातार कमी आई। 600, 550 और फिर आपका 500, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका कला ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ए, कला में लगातार कमी आई है। किस संकाय में लगातार वृद्धि हुई, वो भी ग्राफ से फिर से देख लेते हैं, किस में लगातार वृद्धि हुई बताइए,
विज्ञान में देखिए, विज्ञान में जो है वो लगातार वृद्धि हो रही है। दिख रहा है आपको विज्ञान में 400, 500 और फिर आपका 600। तो विज्ञान में आपके लगातार वृद्धि हुई। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी का हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ प्लेलिस्ट में मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो करा रही हूँ वो भी डाल रही हूँ, ग्राफ वगैरह वाली चीज़ें वो भी डाल रही हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक आए थे वो भी वहाँ पे डालती जा रही हूँ। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा इन चीज़ों को। बाकी भी आगे जो हम कराते रहेंगे उनको देखते रहिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे कि जो प्रैक्टिस सेट मिल जाए आपको वो आप लगा लीजिए, फिर सोल्यूशन उसके मिल जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग पेट की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और पेट में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसा कि खत्म हो चुका है, यानी कि वो 5 अंक आपके पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग आज दोस्तों यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ग्राफ और टेबल्स की। मैंने आपको बताया है कि ग्राफ और टेबल ऐसा है कि वहाँ से आप 20 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम में 2021 में यहीं से नंबर गेन किए, तो मैं आपको भी सजेशन यही दूंगी, ग्राफ एंड टेबल्स की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। 20 में से 20 आपको कंफर्म लेकर आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ एंड टेबल्स के कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसके पहले भी। आज हम फिर ग्राफ और टेबल्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों वो मुझे नहीं दिखेगा। उसके लिए मैंने अपने पास पेपर में लिख के रखा हुआ है कि क्या क्वेश्चन है। शुरू कर लेते हैं। आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपको ग्राफ दिख रहा है। आपको पता है ग्राफ और टेबल दोनों के प्रश्न आएंगे, तो पहले हम लोग ग्राफ का पेपर करेंगे, उसके बाद टेबल वाला। ग्राफ में आपको देखिए दिख रहा है दोस्तों, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ये आपकी कंपनीज हैं ABCDEF। इन कंपनीज का हर मंथ का कार बनाने का, कितनी कार बनाते हैं हर मंथ में, वो दिया हुआ है डेटा। आपको दिख रहा होगा, आपको बिल्कुल सही बात है, दिख रहा है आपको कि ABCD आपका कार बनाने की कंपनीज हैं और वो हर महीने कितनी कार बनाती हैं ये आपको दिख रहा है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ABCD कंपनियों द्वारा कार बनाने का वार्षिक औसत क्या है। मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन औसत वगैरह पे ही आएंगे। औसत यानी कि एवरेज निकालना है। किसका इसका निकालना है दोस्तों, देख लीजिए, ABCD कंपनियों द्वारा। ठीक है, तो ए का दोस्तों दिख रहा होगा आपको डेटा कितना है, ए का 150 है, 150। ठीक है, बी का कितना है दोस्तों, बी का है 60, और उसके बाद सी का कितना है दोस्तों 100, और डी का 180। बटे क्या कर देंगे आप, बटे आप कर देंगे 4। सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 490 बटे 4। ये बराबर किसके आ जाएगा, 122.5 के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान आपको देना है कि 122.5 जो है वो ऑप्शन में है, लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न है वार्षिक औसत। ये जो निकला ये क्या निकला आपका, हर महीने का, क्योंकि कंपनी का जो डेटा है वो क्या है, हर महीने का डेटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वार्षिक औसत के लिए इसी वैल्यू को आप 12 से गुणा कर दीजिए। 122.5 गुणे 12, कितना उत्तर आ जाएगा दोस्तों, 1470, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1470 आपका जो है ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया वार्षिक औसत में क्या करना हुआ। बस बाकी सब चीजें वही रहेंगी, बस वार्षिक औसत में आपको क्या कर देना है, इसको गुणा कर देना है 12 से। चलिए 1470 ए ऑप्शन आ गया होगा सभी का। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। कंपनी बी और डी द्वारा बनाई गई 4 माह में कुल कारों की संख्या सी और एफ द्वारा बनाई गई 6 माह में कुल कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि प्रश्न में आपको ये ध्यान देना है किसकी कंपैरिजन पूछा जा रहा है, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। तो पहले तो डेटा देख लेते हैं। बी और डी द्वारा 4 माह में पूछा गया है, तो बी को देख लीजिए डेटा कितना है इसका, बी का है 60, बी का कितना है 60 है, और कितने महीने में पूछा है, 4 माह द्वारा। तो 60 को आप करेंगे 4 से, यानी कि 240। बी और डी द्वारा, डी का कितना है, डी का है 180। 180 को फिर आप 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि बी और डी का 4 माह का पूछ रहा है। एक महीने में 180, तो 4 महीने में कितना हो जाएगा दोस्तों, 720, यानी कि कुल कितना हो गया, 4 2 6 7 2 9, 960 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही पूछ रहा है
सी और एफ द्वारा 6 माह का। तो सी का देखिए डेटा कितना है, सी का है आपका 100 एक महीने में है, तो 6 महीने में कितना बना देगी वो, 600 बना देगी। एफ का क्या डेटा है, एफ में आपका 75 है। 75 अगर एक महीने में है तो 6 महीने में कितना हो जाएगा दोस्तों, 450। ये कितना आ गया, 1050। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, बी और डी द्वारा बनाई गई 4 माह में कुल कारों की संख्या सी और एफ द्वारा बनाई गई 6 माह में कुल कारों की संख्या से कितना प्रतिशत है। किससे पूछ रहा, कंपैरिजन किससे कर रहा है, सी और एफ से। सी और एफ से पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है बी और डी की बनाई हुई। तो पहले क्या करेंगे आप, सीधे सीधे 1050 में से 960 माइनस कर देंगे, बटे 1050 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, ये 90 बटे 1050 गुणे 100। ठीक, उत्तर कितना आएगा इसका, 8.57%। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये आपका डी ऑप्शन है, हो गया, ये आपका डी ऑप्शन है। समझ में आ गया आप लोगों को। क्या करना है, मैंने बताया ना आपको, जिस चीज से कंपैरिजन किया जाए वो हमेशा नीचे आएगी। और साफ साफ लिखा हुआ है प्रश्न में कि सी और एफ द्वारा बनाई गई 6 माह में कुल कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है वो, 8.57% कम है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम उत्पादन करने वाली 3 कंपनी तथा सबसे अधिक उत्पादन करने वाली 2 कंपनी द्वारा कुल उत्पादन का अनुपात कितना है। तो पहले आप देख लीजिए, सबसे कम ग्राफ में किसका दिख रहा है आपको, ग्राफ सबसे कम दिख रहा है दोस्तों बी, एफ और जी का। सबसे कम किसका दिख रहा है, बी, एफ और जी का। ठीक है, क्या डेटा है बी, एफ और जी का, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या है बताइए मुझे, 60 है, 75 और प्लस 80, ये मिला के कितना हुआ दोस्तों, 215। ये क्या है, सबसे कम है। और फिर पूछ रहा सबसे अधिक उत्पादन किसका है। तो देखिए सबसे अधिक उत्पादन किसका दिख रहा है आपको, सबसे अधिक उत्पादन किसका दिख रहा है, सबसे अधिक उत्पादन दिख रहा है दोस्तों ए और डी का। ए और डी का सबसे अधिक उत्पादन, यानी कि 150 प्लस 180, ये बराबर किसके हो गया, 0, 8, 5, 13, 330 के। और इन दोनों का क्या पूछा है, कुल उत्पादन का अनुपात, यानी कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा 215:330, ये बराबर किसके हो जाएगा, 43:66 के। ये इसका अनुपात आ गया। ठीक है, 43:66 दो आपका ऑप्शन हो वही सही होगा। सिंपल क्या करना है, सबसे कम वाला देख लेना है, सबसे ज़्यादा वाला देख लेना है और क्या कर देना है, क्योंकि 3 कंपनी सबसे कम पूछी है, सबसे कम 3 कंपनियों और सबसे ज़्यादा 2 कंपनियों का अनुपात पूछ लिया, तो आ जाएगा क्या आपका 43 सही, 43:66। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा प्रश्न। समझ में आ जा रहा होगा आप लोगों को। कभी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपका, BFG कंपनियों का विलय, इसकी उत्पादन क्षमता डी कंपनी से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी अगर बी, एफ और जी कंपनियों को मिला दिया जाए। तो बोल रहे हैं कि इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो डी कंपनी से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी। फिर वही बात मैंने बार बार बताई, यहाँ देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले तो बी, एफ और जी का विलय कराना है, तो देख लेते हैं डेटा कि क्या है हमारे पास। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, बी, एफ और जी का कितना है, 60 प्लस 75 प्लस 80, ये बराबर किसके हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जा रहा है 215। अभी हमने पहले भी निकाल लिया था। बोल रहा है कि डी कंपनी से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी, और डी का कितना दिया हुआ है, डी का 180 दिया हुआ है। तो कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी उसके लिए क्या करोगे आप, 215 में से 180 माइनस करोगे और कंपैरिजन किससे करना है, डी कंपनी से करना है। यानी कि नीचे कितना आएगा, नीचे 180 ही आएगा। कितना आएगा बताइए मुझे, यहाँ पे 5 आएगा, 11 में से 8 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 35/180 गुणे 100
यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जा रहा है आपका 19.44। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 19.44 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग जरूर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तरीका बिल्कुल सही बता रही हूँ कैलकुलेशन, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया इसका तरीका, और ये क्या आ गया, ऑप्शन बी आपका आ गया। समझ में आ रहा है, जिससे कंपैरिजन करेंगे ना हमेशा वो चीज नीचे होगी। डी से कंपैरिजन करें इसलिए डी नीचे होगी। अभी हम बोलते हैं कि बी एफ जी से कंपैरिजन करना, तो बी एफ जी नीचे हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं अब क्या है। इसका बी ऑप्शन हो जा रहा है 19.44। 5वां प्रश्न देखिए क्या है। 5वां प्रश्न है, कंपनी बी द्वारा निर्मित प्रति माह कारों की संख्या के कितने प्रतिशत कारें कंपनी एफ द्वारा वार्षिक निर्मित की जाती हैं। तो पहले तो देख लीजिए कि बी द्वारा कितनी निर्मित हो रही हर महीने। बी द्वारा निर्मित हो रही हैं 60 कारें हर महीने, प्रति माह पूछा है। और एफ द्वारा वार्षिक कितनी हो रही हैं, तो एफ की 75 कार एक महीने में हो रही है, तो वार्षिक कितनी होगी, 12 से गुणा करके आ जाएगा आपका 900। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, बी द्वारा निर्मित प्रति माह कारों की संख्या के कितने प्रतिशत कारें एफ द्वारा वार्षिक निर्मित की जा रही हैं। तो किसके कंपैरिजन कर रहा है, देख लीजिए। कंपनी बी के कितने प्रतिशत पूछ रहा है ना, कंपनी बी द्वारा पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो क्या होगा, कंपनी बी नीचे हो जाएगी। यानी कि आप सीधे क्या आ जाएगा यहाँ पे 900/60 गुणे 100। ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए मुझे, 1500। कितना आ जा रहा है, 1500 आपका आ जा रहा है। ठीक, डी ऑप्शन 5वें का आपका 1500 आ जा रहा है, डी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान था ये। बस वार्षिक था तो 12 से गुणा करके हमने सीधे कंपैरिजन निकाल दिया कितने प्रतिशत है, तो 1500% है गुना उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। अब जो हम लोग दोस्तों करने जा रहे हैं ना, ये हम लोग टेबल वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको टेबल दिख रही होगी, टेबल वाले क्वेश्चन करेंगे। आपको इसमें फसलें दिख रही हैं, गेहूं, चावल और सरसों की फसल दिख रही है। बाकी ऊपर आपको साइड में सन दिख रहे हैं, किस सन में कितनी पैदावार हुई है वही वहां पे आपको दिया हुआ है। तो जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत कितना रहा। पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहा है कि अगले वर्ष में कितना सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि रहा। तो पहले तो आप देख लीजिए कि क्या हर साल बढ़ रहा है गेहूं का उत्पादन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर साल नहीं बढ़ रहा है। किस साल बढ़ रहा है, सिर्फ 2 सालों में वृद्धि देखने को मिल रही है, एक 1983 में और एक 1984 में। बाकी सब में इंक्रीज नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही गेहूं के उत्पादन में। तो पहले हम देख लेंगे कि 1983 में कितना वृद्धि प्रतिशत है, क्योंकि ये पूछा है कि उत्पादन जब हो रहा था तो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि प्रतिशत किसमें है। तो पहले हम लोग देख लेंगे 1983 में कितना वृद्धि है, 1983 में कितनी वृद्धि है। तो देखिए कितनी दिख रही है आपको, 1983 में आपको दिख रहा होगा कि पहले 2400 था, बाद में आपका कितना हो गया, 3000 हो गया। तो कितना आया बताइए दोस्तों, कितना परसेंटेज आया यहाँ से, 600/2400 गुणे 100, ये कितना आ जाएगा आपका 25%। कितना आ रहा है, 25%। ठीक, 1984 की वृद्धि देख लीजिए कितनी आ रही है। 1984 में पहले 3000 था, बाद में 4200 हो गया, बाद में 4200 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका बताइए, गुणा करिए इसको भी ऐसे ही से, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 1200/3000 गुणे 100। ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 40%। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत किसमें है, 1983 में कि 1984 में, किसमें है सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत, 40% सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत, यानी कि 1984 में वृद्धि प्रतिशत ज्यादा हुआ है। ये आपका ए ऑप्शन है। समझ में आ रहा होगा क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले तो आप देखेंगे प्रश्न में कि क्या हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर साल उत्पादन में नहीं बढ़ोतरी हो रही है। जिन 2 सालों में हो रही है उन दोनों का आपको क्या करना है, कंपैरिजन निकाल लेना है। पहले 2400 से फिर 3000 हो गए, 2400 के बेस पे आप निकाल लें, 25% आ रहा है। 3000 से 4200 हुआ, कितना हुआ 1200 3000 का, और वो कितना हुआ 40%। तो क्या हुआ, ए ऑप्शन है 40% सर्वाधिक वृद्धि, क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धि पूछी है इसलिए आप ये कर रहे हैं। अगर किसी सन को देके पूछता तो फिर आप उस हिसाब से आंसर देते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए प्रश्न क्या है।
दूसरा प्रश्न है 1985 में गेहूं का उत्पादन 1981 के चावल उत्पादन का लगभग कितना गुना है। तो 19 से 85 में पहले देखिए गेहूं का उत्पादन कितना दिया हुआ है। 1985 में गेहूं का उत्पादन दिया है दोस्तों 2000, ठीक है, कितना दिया है 2000 दिया है। और 1981 में चावल का उत्पादन पूछ रहा है, 1981 में चावल का उत्पादन कितना है 3500, कितना है 3500। तो पूछ रहा है वो कितना गुना है, दोनों कितना गुना है, वो मतलब गेहूं का उत्पादन जो है वो चावल उत्पादन का कितना गुना है। कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर 2000 लिख दीजिए, नीचे आप 3500 लिख दीजिए और सीधे सीधे इन सबको ऐसे काट पीट दीजिए। 5 से चला जाएगा, 5 चौको 20, 5 7 35। तो कितना गुना हो गया 4/7 गुना हो गया। यानी कि ये कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन हो गया। सिंपल, गेहूं 2000 है, 1981 में चावल जो पूछ रहा है वो आपका 3500 है, तो कितना गुना हो गया 4/7 गुना, बी ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां तो हम लोग डिस्कशन कर ही लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये आपका 4/7 गुना आ गया, बी ऑप्शन। तीसरा देख लेते हैं अब क्या है भाई। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न आपका है 1984 में सभी फसलों का कुल औसत उत्पादन कितना है। 1984 में देख लीजिए गेहूं, चावल और सरसों, इनका औसत उत्पादन पूछा है। तो क्या करना है, सिंपल आपको तीनों का सम करके डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। तो तीनों का जब हम सम करेंगे ना तो कितना आ रहा 10,800, 10,800 बटे 3, ये कितना हो जाएगा आपका औसत जो आएगा वो 3600 आ जाएगा, ठीक। तीनों का सम कर लीजिए। 1984 में सभी फसलों का औसत उत्पादन पूछा, 1984 में सभी फसलों का सम कर लीजिए बटे 3 कर लीजिए, औसत आ जाएगा, ठीक। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 3600 इसका ऑप्शन आ रहा है, 3600 आपका ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन है 3600, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ये सब। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा प्रश्न। देखिए ये मैं इसीलिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करना नहीं चाहती, इसके पहले मैंने जब आपको कराया था तो ब्लैक बोर्ड पे करा था, लेकिन उसमें टाइम भी ज़्यादा था, ले रहा था, टाइम टेकिंग ज़्यादा और तो और क्लियरिटी नहीं आ रही। और यहाँ पे पर्पस ये है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की हो सके, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ इस तरीके से। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वर्ष में सरसों के उत्पादन की मात्रा चावल के उत्पादन की तुलना में सर्वाधिक परसेंट दर कितना दिखाता है। तो पहले तो आपको वही देखना है कि सरसों के उत्पादन देखनी कब कब चावल से ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ दिख रहा होगा वहीं परसेंटेज इंक्रीज होगा, नहीं तो इंक्रीज वैसे भी नहीं होगा। तो पहले आप देख लीजिए पूरे उसमें कि सरसों के उत्पादन की मात्रा कब चावल से ज़्यादा हो रही, देख लीजिए कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो 1984 और 1985 2 साल में आपको दिखेगा कि सरसों के उत्पादन की मात्रा चावल के उत्पादन की मात्रा में ज़्यादा है, ठीक है। 1984 की बात कर लेते हैं अगर हम, और फिर यहाँ पे वही है सर्वाधिक पूछा है, तो दोनों में से देख लीजिए किसमें ज़्यादा दिख रहा है। 1984 में क्या था 3200 था और उसका क्या था 3400, तो 3200 माइनस 3400 माइनस 3200 बटे 3200 कितना आ जाएगा 200 बटे 3200 और गुणे 100 इंटू 100, आंसर कितना आएगा आपका 6.25%। 1985 की बात कर लीजिए तो कितना आ रहा है 1985 में दोस्तों, 1985 में भी डिफरेंस 200 ही आएगा, लेकिन बेस क्या है, बेस आपका है 4600, यानी कि 4800 में से आपने 4600 माइनस किया तो 200 बटे 4600 गुणे 100, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 4.34। और क्वेश्चन क्या पूछा है, सर्वाधिक वृद्धि दर कौन सा है, तो सर्वाधिक कौन सा है, सर्वाधिक परसेंट दर कौन सा है 6.25%, 6.25% आपका सर्वाधिक वृद्धि दर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का आखिरी क्वेश्चन आज का है टेबल वाला अब, ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जब कंपैरिजन करना हो तो 2 ही 3 चीजें करनी है आपको। एक क्या करना है, कंपैरिजन करना होता है तो किसके बीच में पूछ रहा है, चावल और सरसों के जैसे बीच में पूछा तो हमने चावल और सरसों में से माइनस किया, फिर किससे कंपैरिजन पूछ रहा वो चीज़ आपकी हमेशा नीचे आ जाएगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि सरसों के उत्पादन की मात्रा चावल के उत्पादन की तुलना में सर्वाधिक परसेंट दर कितना है, तो आपको क्वेश्चन में देखना है कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, उसी को आप नीचे रखेंगे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, किस वर्ष
पिछले वर्ष की तुलना में चावल उत्पादन सर्वाधिक रहा। किस वर्ष रहा चावल उत्पादन सर्वाधिक पिछले वर्ष की तुलना में? तो फिर वही चीज़ आपको देखना है पहले कि क्या हर साल चावल बढ़ ही रहा है? ऐसा नहीं, चावल हर साल नहीं बढ़ रहा है। तो किस वर्ष बढ़ेगा उसी वर्ष आपको तुलना करनी है। तो कब कब बढ़ रहा है? 1981 में बढ़ रहा है। 1981 में कितना बढ़ रहा है? 3500। 2800 से क्या हो जा रहा है? 3500 हो जा रहा है। तो यानी कि 700 बढ़ रहा है। ऐसे ही 1983 में देख लीजिए, 1983 में 3000 से 4500 हो जा रहा है। 3000 से 4500 हो जा रहा है, यानी कि 1500 बढ़ रहा है। 1985 की बात कर लेंगे तो 4600 हो जा रहा है आपका 3200 से। 3200 से 4600 हो जा रहा है, यानी कि 1400 बढ़ रहा है। और क्या पूछा है? पिछले वर्ष की तुलना में चावल उत्पादन सर्वाधिक रहा। तो कहाँ पे सर्वाधिक रहा? 1983 में आपका सर्वाधिक उत्पादन दिख रहा है, 1500 बढ़ गया, बाकी सब जगह 700 और 1400 है। तो ये बी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेरी है तो अभी तो स्टार्टिंग हो ही रही है, आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें हेजिटेशन वाली बात ही नहीं है। जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब देखिए अपना टेबल और वो कर लिए हैं, इंटरनेशनल मूवमेंट हो ही गया है। अब पठित गद्यांश के साथ साथ हम लोग अब मुहावरे भी करेंगे और जनरल अवेयरनेस तो मैं करा ही रही हूँ आपको साथ के साथ। इंटरनेशनल डेट और ये सब कराई दिया है मैंने आपको, कौन सा इंटरनेशनल डे किस दिन बनता है सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।